हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आपका स्वागत है हमारे चैनल टाइटन्स पे। तो आज शुरू करते हैं। जैसे कि टॉपिक खुद इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हम ह्यूमन आई और क्या नाम है उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ह्यूमन आई, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका मतलब बोर्ड के, अगर हम देखें बोर्ड के रिस्पेक्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो इसको अब हम चला पढ़ते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम, जो कि खुद हमने एनसीईआरटी से उठाया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मार्क कर लें स्टार से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत पूछ लिया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने बात करी है पूरी आई की। आई जो है वो राउंड शेप की है, मतलब स्पेरिकल शेप की है, पूरी पूरी गोल है। तो इनिशियली आप देख पा रहे होंगे ये बल्ज आउट पार्ट, दिस इज योर कॉर्निया, दिस इज योर कॉर्निया। कॉर्निया जो है उभरा हुआ सरफेस है, उसको हम कॉर्निया कह रहे हैं। ठीक है, अब कॉर्निया के अंदर आपको ये वाला जो खाली एरिया दिख रहा होगा, दिस इज योर aqueous humor. Humor is for a solution, a liquid, and aqueous is for water. तो ये वाटरी फ्लूइड होता है, therefore हमने इसको aqueous humor कह दिया। ये कॉर्निया के पीछे और हमारे लेंस के आगे होता है, या फिर हम प्यूपल के आगे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आप देख पा रहे होंगे ये जो दो चीजें दिख रही हैं आपको, दिस इज योर आइरिस। ठीक है, आइरिस। आइरिस जो होता है इट्स अ मस्कुलर डायाफ्राम। ठीक है, और प्यूपिल, जहां पे आइरिस कटा हुआ है यानी आइरिस का छोटा हुआ पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज योर प्यूपिल। ठीक है, अब उसके आगे आप ये देख रहे होंगे, ये आपको कुछ कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की फीलिंग दे रहा होगा। बिल्कुल, ये कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, इसको अकोमोडेट यानी इसको जो चला रहे हैं, यानी इसको छोटा बड़ा करने का काम कुछ मसल्स कर रही हैं, जिनको हम कह रहे हैं सीलियरी मसल्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं या तो दूर की इमेज या पास की इमेज देखने के लिए। अब सोचिए, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ मसल्स हैं। अब इसको हम जरा और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेंस पतला हो जाएगा, सॉरी मतलब चौड़ा हो जाएगा। चौड़ा, और जितना चौड़ा हो जाएगा उसकी फोकल लेंथ उतनी कम हो जाएगी। जितनी फोकल लेंथ कम हो जाएगी वो उतना ज्यादा कन्वर्जिंग होगा। फोकल लेंथ जिसकी जितने ज्यादा, उसकी कन्वर्जिंग पावर उतनी उतनी कम। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं दिस इज रेटिना। यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, कुछ इस तरीके से रे आती है और ऐसे करके बहुत सारी रेस इस तरीके से इमेज फॉर्म करती हैं। वो पॉइंट जिस पे इमेज फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, अब रेटिना पे इमेज थोड़ी सी इन्वर्टेड फॉर्म होती है। ऑप्टिक नर्व एक वैसी नर्व है जिससे यहाँ पे जो रेटिना पे इमेज बनी है, जो रेटिना पे हमारी इमेज बनी है, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। वो नर्व है ये। ओके, फिर उसके बाद ये पूरा जो हमारा ये जो एरिया है ये, ठीक है, इस एरिया को जनरली विट्रस कहा जाता है, और उसके अंदर फ्लूइड हम विट्रस फ्लूइड होते हैं, उसको हम विट्रस फ्लूइड कहते हैं। चलिए, वैसे बहुत ही सिंपल डायग्राम और बहुत ही इजी डायग्राम होता है इसका, बट फिर भी कभी कभी दिक्कत होती है, इसलिए यू शुड ऑलवेज लर्न दिस डायग्राम, क्योंकि ये जनरली पूछा जाता है। डायग्राम बनाने को तो शायद नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर होता है, बट आ भी सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो है हम पूछते हैं कि रेटिना कहाँ पर है, सिलियरी मसल्स कहाँ पर है। बस इतना ही। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ये इसके पार्ट्स के बारे में, जो कि मैंने साफ साफ लिख दिया है, बड़ा आसान शब्दों में लिख दिया है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अब इसकी शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉर्निया। कॉर्निया मैंने बताया सबसे बाहर का परत होती है, सबसे आउटर मोस्ट एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जैसे कि ये दिख रहा होगा वाटरी वाटरी, बिल्कुल सा ट्रांसपेरेंट सा पार्ट, दिस इज योर कॉर्निया। इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। ओके, देन लेंस, लेंस दैट योर क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन लेंस, वही वाला लेंस जो हमारा था कॉन्वेक्स नेचर का। ठीक है, इट कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ठीक है, जेली लाइक मटेरियल का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए लेंस कोई सॉलिड तो है नहीं, उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, therefore हमने उसे जेली लाइक मटेरियल कह दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइब्रस तो होता ही, प्रोवाइड्स द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब रियल इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ठीक है, मतलब मैंने बताया इमेज कैसी बनती है इन्वर्टेड, याद आया अभी बताया जस्ट, बिल्कुल यहाँ से प्रूव भी हो गया। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, क्या मैंने अभी कॉन्वेक्स लेंस बताया, बिल्कुल बताया। और कॉन्वेक्स लेंस होता है क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, ना कि डाइवर्ज, देयरफॉर कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस।
नेक्स्ट इज योर आइरिस। आइरिस जो मैंने बताया था, एक मस्कुलर डायफ्राम बताया था। डायफ्राम इज नथिंग, इट्स अ मसल, मसल, नथिंग एल्स। मतलब हमारे यहाँ भी जो पेट के पास होता है, वो ऊपर abdomen और thorax को डिवाइड करता है, यहाँ पे भी वही काम है। ये क्या नाम है, विट्रस को और एक्वस को डिवाइड करता है, देयरफॉर हम इसको डायफ्राम कह रहे हैं। इट्स द डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल। प्यूपल का साइज, ये देखिए पुतली, जिसको हम पुतली कहते हैं, छोटी सी पुतली, दैट इज प्यूपल। प्यूपल इज द विंडो ऑफ द आई। अब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, ये आपकी आई है, ठीक है, ये एक आई है, ठीक है, इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है ये, दिस इज योर पीपल, ठीक है, दिस इज योर pupil, इट्स अ विंडो ऑफ एन आई, इट्स अ सेंटर ऑफ अपर्चर ऑफ द आइरिस। ये आइरिस का सेंटर ऑफ अपर्चर होता है। इट रेगुलेट्स द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट। अब सोचो, ये पुतली इतनी छोटी, ये प्यूपल जितनी छोटी, लाइट उतनी कम अंदर घुसेगी, जितनी ज्यादा बड़ी प्यूपल, लाइट उतनी ज्यादा घुसेगी। ठीक है, नेक्स्ट है सीलियरी मसल्स। अब सीलियरी मसल्स क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको बताया था, सीलियरी मसल्स वो होती हैं जो लेंस को कंट्रोल करती हैं, बड़ा या छोटा करने से, उनकी कर्वेचर को कंट्रोल करती हैं। वही लिखा है, इट होल्ड्स द लेंस, लेंस की पोजीशन को होल्ड करता है, एंड हेल्प्स इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ, वही फोकल लेंथ या फिर कर्वेचर को मेंटेन करता है, कटाता बढ़ाता है। नेक्स्ट रेटिना। रेटिना इट इज द डेलिकेट मेम्ब्रेन, एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट और सेंसिटिव सेल्स। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे लाइट रे एक तरीके से मिलती है, और यहाँ पे कुछ होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, जो कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कलर डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होती है, ये हमारी जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, वहां से ब्रेन तक पहुंचाने का काम हमारा करती है ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट, मैं जो बताना रह गया शायद, ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ। दिस इज आवर ब्लाइंड स्पॉट। एक ऐसा स्पॉट, एक ऐसा स्पॉट जहां पर हमारी इमेज नहीं बनती, दैट इज कॉल्ड एज योर ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, रेटिना पे ही होता है, जाहिर सी बात है ये। लेकिन द पॉइंट एट विच ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, ठीक है, इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं, द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, तभी मैंने बिल्कुल ऑप्टिक नर्व के सामने बनाया है। बल्कि यहाँ पे इमेज नहीं बनती, इसलिए हम इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर मैंने आपको बताया, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड होता है, जो कि जाहिर सी बात है वाटर का होता है, देयरफॉर हम इसको ट्रांसपेरेंट एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ह्यूमर इज वाटर, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है एक फार पॉइंट। अब ये फार पॉइंट होता क्या है, अब इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें एक ऐसा पॉइंट जो हमसे बहुत 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 दूर है, ठीक है, हम कहेंगे इट्स अ डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम व्यूअर, देखने वाले से बहुत दूर। इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग लगभग इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो ये फार पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। नियर पॉइंट, नियर पॉइंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच, सॉरी, फ्रॉम विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। इसको हम कैपिटल डी से अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर बताते हैं। तो ये नियर पॉइंट और फार पॉइंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, बिकॉज ये कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली हमारे से एक मार्क्स में या दो, या फिर क्वेश्चन में कोई हिंट की तरह हमें दिया जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मायोपिया, जो कि एक डिसऑर्डर है। अब ये किस चीज का डिसऑर्डर है मायोपिया? मायोपिया जो डिसऑर्डर होता है, वो हमारे क्या नाम है, आई का डिसऑर्डर होता है। अब सबसे पहली बात, मायोपिया को हम एक नाम से बुलाते हैं, जिसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है ना? नियर साइटेड का, साइटेडनेस का मतलब क्या है? देखिए, नियर का मतलब पास, यानी इमेज पहले बन जाती है। ठीक है, यानी इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। ठीक है ना, रेटिना से पहले बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब रेटिना से पहले बन जाती है, तो इसको थोड़ा दूर करना पड़ेगा, यानी हमें डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत होगी। देयरफॉर इसका जो करेक्शन होता है, करेक्शन लेंस होता है, तो याद रखिएगा वो डाइवर्जिंग, यानी हमारा कौन केव लेंस होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, अब
मायोपिया में एक बार सवाल एक और तरीके का आता है कि हमें दूर की चीजें अच्छी दिखती है या पास की। जाहिर सी बात है, नियर साइटेडनेस है। देयरफॉर हमें नियर ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल क्लियरली एज कंपेयर टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स थोड़े हमारे ब्लर दिखते हैं। ठीक है, ये ब्लर्ड होते हैं हल्के से। ये होता है। अब इसके ये आप देख लीजिए, पहला है फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई। ठीक है, ये एक्चुअल मायोपिक आई है। ठीक है, फार पॉइंट के लिए, फार पॉइंट का मतलब है यहाँ पे थोड़ा दूर की बात की, ज्यादा दूर की नहीं है। ठीक है, अब मायोपिक की बात करेंगे। मायोपिक में देखिए पहले बन गया रेटिना से। दूसरा, हमने यहाँ पे बना था एक्चुअल इमेज, यहीं पे तो बन रही थी। हमें यहाँ पे बनानी थी, इसलिए हमें डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत हुई, तो दिस इज योर कॉनकेव लेंस। और ये डायग्राम डायरेक्ट ही एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, तो इसको जरा सा देखना है। तो मायोपिया हो गया। नेक्स्ट इज योर हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ये हमने इसमें आपको बताया था कि इट इज कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस, इट इज कॉल्ड एज फार साइटेडनेस। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फार साइटेडनेस। ठीक है, अब इस फार साइटेडनेस में हम देखेंगे आगे कि फार साइटेडनेस में होता क्या है। इसमें आपका क्या हो रहा था, इसमें इमेज पहले बन जा रही थी, इसमें इमेज बाद में बनेगी। यानी बोलेंगे, इसमें हमने बोला था कि इमेज फाउंड बिफोर रेटिना, इसमें बोलेंगे इमेज फाउंड, बिल्कुल हाँ, आफ्टर रेटिना। इमेज फाउंड आफ्टर रेटिना। ओके, हमारी इमेज बाद में बनी। तो कंपेयर करके पढ़ेंगे, इजी हो जाता है। नेक्स्ट इसका करेक्शन लेंस था। करेक्शन लेंस, उसका करेक्शन लेंस था कॉनकेव, इसका है, देखिए दूर बन रही है, इसको और कन्वर्ज करना है, therefore हम बोलेंगे कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब अगला, अब उसमें हमारा जो है नियर पॉइंट जो था वो हमारा अच्छे से विजिबल है, इसमें फार पॉइंट हमारा अच्छे से विजिबल है। तो हम बोलेंगे फार ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल एज कंपेयर टू नियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये आपका फार पॉइंट है, फार पॉइंट की वजह से ये आपका बिल्कुल क्या नाम है, सही विजिबल है। नेक्स्ट, ये नियर पॉइंट पे जैसे ही आता है, नियर पॉइंट पे आप देखेंगे ये इमेज दूर बन जा रही है, जो कि हमारे रेटिना पर नहीं है, देयरफॉर इमेज हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगी, ब्लर दिखाई देगी या फिर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो उसका करेक्शन क्या है, करेक्शन बहुत सिंपल है कि हम क्या करें, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लें और लगा दें, तो क्या होगा, डाइवर्जिंग सॉरी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी और बिल्कुल रेटिना पे हमारा इमेज बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो टॉपिक है दिस इज प्रेस बायोपिया। अब ये प्रेस बायोपिया को हमने क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका रीजन हम बताते हैं। जनरली कई बार इसे नहीं भी पढ़ा जाता है, बट हम इसे पढ़ेंगे। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी गिवन है और दूसरा ये आपको पता भी होना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई कारण जिससे आपकी लेंस की पोजीशन की वजह से आपके मतलब आई में कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए कि उसमें लेंस बड़ा छोटा हो, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। जैसे कि पहले था कि दूर की दिखाई दे रहा, पास की नहीं दिखाई दे रहा, बट कि दोनों ही जगह प्रॉब्लम है, दूर का भी प्रॉब्लम है, पास का भी प्रॉब्लम है। तब जाके उस टर्म को हम यूज करते हैं प्रेस बायोपिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूँ, हमारे सीलियरी जो मसल्स होते हैं, सीलियरी जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाएं, ठीक है, थोड़े टाइट हो जाएं, ये एक रीजन होता है। दूसरा, लेंस जो है वो हल्का सा ब्लर हो जाए, यानी हल्का सा वाइटिशनेस आ जाए। ठीक है, ये भी प्रेस बायोपिया का सिम्टम है। बल्कि आपने देखा होगा एक बीमारी होती है, इसको हम कहते हैं कैटरैक्ट, वो इसी की समस्या से होती है। ठीक है, अब देखिए जो प्यूपिल है वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाए, मतलब ये आपके सिंपल, ऐसा कोई कारण नहीं है, बस ये छोटे मोटे कारण है, उसकी वजह से प्रेस बायोपिया होती है। जनरली ये प्रेस बायोपिया कई बार ऑक्यूपेशनल डिसीज की वजह से होती है। ऑक्यूपेशनल मतलब जो आपका काम है,
फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ कोई बिल्डिंग का काम करता है, ठीक है। अब उस बिल्डिंग के काम की वजह से तो उसकी जो चमक होती है वो उसकी आंखों में पड़ती है, सिंस क्योंकि वो चश्मा नहीं लगा रहा था, तो उसकी वजह से उसका जो लेंस है उसमें ब्लरपन आ गया, मतलब वाइटनेसनेस आ गया, तो उसको लाइफ टाइम अब समस्या हो सकती है। इनफैक्ट उसको लेंस भी बदलवाने की जरूरत पड़ सकती है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में भी आता है ये, ठीक है। अब इसका जो करेक्शन लेंस होता है, करेक्शन लेंस होता है आपका बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस का मतलब है इट इज कॉनकेव प्लस इट इज कॉन्वेक्स इन नेचर। दोनों ही होते हैं, कॉन्वेक्स भी होता है और कॉनकेव भी होता है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे प्रिज्म की ओर। अभी जो प्रिज्म होता है, जनरली इसको हम प्रिज्म कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत आराम से, 10th क्लास के आप बच्चे हैं, आपने देखा होगा बिल्कुल। अब इस प्रिज्म में देखिएगा तो दो ट्रायंगल्स होते हैं और तीन रेक्टेंगल्स होते हैं। जनरली इसी को हम प्रिज्म कहते हैं, जनरली इसी को हम प्रिज्म कहते हैं। और हम सारी एक्टिविटीज जो देखते हैं वो उसके फ्रंट फेस पर देखते हैं। ये फ्रंट फेस कैसी है, ये है फ्रंट फेस। ओके, दिस इज योर फ्रंट फेस, दिस इज प्रिज्म। नेक्स्ट, ये क्या है, दिस इज योर ग्लास स्लैब। क्या हम ग्लास स्लैब को प्रिज्म कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अभी देखिए मैं बताता हूँ कैसे। क्या अगर हम इसको ऐसे ले लें, इसको हम कुछ इस तरीके से ऐसे ले लें, तो क्या हम इसको प्रिज्म कह सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि फिर वही हो जाएगा, दो रेक्टेंगल्स और सॉरी दो ट्राइंगल्स एंड तीन रेक्टेंगल्स का एक मतलब पूरा प्रिज्म ही बन जाएगा। ठीक है, तो प्रिज्म कुछ इस तरीके का हमारा होता है। ये जनरली ग्लास का बना होता है, जनरली ग्लास का बना होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली 1.5 होता है। जनरली, नॉट ऑलवेज, आई एम सेइंग जनरली, जनरली मींस जनरली। ओके, नेक्स्ट, हम प्रिज्म पर स्नेल्स लॉ लगा के अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, जो कि अब हम अभी देखेंगे जस्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं, येलो कलर लेते हैं। तो इनिशियली एक हमारी क्या नाम है, एक वो पड़ी, लाइट पड़ी। अब ये लाइट पड़ी तो ये लाइट कुछ इस तरीके से पड़ी। अब ये लाइट पड़ी तो कुछ एंगल बनाया होगा इसने, इसको हम कह रहे हैं एंगल आई। ठीक है, फिर आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा है तो आपको पता है ये लाइट कहीं ना कहीं डेविएट होती है हल्की सी, सॉरी, ये लाइट कहीं ना कहीं डेविएट होती है थोड़ी मोटी। तो ये लाइट को हमने हल्का सा डेविएट करा दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से डेविएट करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये फिर से क्या बनेगा, फिर से आपका एक यहाँ पे नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल बना, बिल्कुल जस्ट नॉर्मल बन गया। ठीक है, अब नॉर्मल बनने के बाद ये जो लाइट है, सॉरी, ये जो लाइट है वो और रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब आपको पता है ये जब लाइट होती है, इनिशियली कुछ ऐसे जा रही थी, कैसे, इनिशियली लाइट कुछ ऐसे जा रही थी। एक सेकेंड, ग्रीन लेता हूँ, ग्रीन कलर विजिबल होगा यहाँ पे। कुछ ऐसे जा रही थी, डॉटेड में लेता हूँ, ज़्यादा दिखेगा। कुछ ऐसे जा रही थी, ठीक है, और ये वाली है कुछ ऐसे जा रही। ठीक है, अब इसको देखेंगे है क्या, बट एक्चुअल में हमें जो पढ़ना है वो आप ध्यान से देखिए। अब ये जो है ये है एंगल आर, इसको मैं एंगल आर बोलता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एंगल आर बोल दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो नॉर्मल से ये वाला रे जा रही है, इसको बोलेंगे एंगल आर वन, इसको बोलेंगे एंगल आर टू। दिस इज योर एंगल ए, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब सब चीज को डिफाइन कर दे रहे हैं। आई इज इंसिडेंट रे, ठीक है, जो कि एंग इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट एंगल का रे। ठीक है, एक सेकंड, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब एंगल आर इज रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब आर वन आर टू ये सब तो मैं आपको आगे बताता रहूंगा, बट सिंपल आपको पता है स्नेल्स लॉ लगाना आता है। यहाँ का म्यू वन है और यहाँ का म्यू हम म्यू मान के चलते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, हम बोलेंगे साइन आई,
पहले इस सरफेस पे लगा रहे हैं, साइन आई इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि होता है 1 इज इक्वल टू साइन R1 इंटू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, यू होता है, सॉरी म्यू होता है। तो साइन आई क्या होगा, सॉरी म्यू क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन R1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम सेकंड उस पे लगाते हैं, सेकंड उस पे क्या होगा, साइन R2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन R इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या होगी, साइन R अपॉन साइन R2। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो हम 1 इज इक्वल्स टू 2 करेंगे जैसे ही, तो हमें क्या दिखेगा कि साइन आई इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन R1 अपॉन साइन R2। वेरी 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 सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है और यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, बट इनिशियली यहाँ पे एक चीज आपको याद रखेंगे, जो मैं प्रूव तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। वैसे प्रूव भी मैं करा सकता हूँ, चलिए प्रूव ही करा देता हूँ तो आपको फायदा होगा। चलिए एप्लीकेशन के बाद में पहले प्रूव कराता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने एक प्रिज्म लिया। ठीक है, ये प्रिज्म है हमारा। ठीक है, ये कुछ एंगल कुछ इस तरीके का रहा होगा इसका। मैं बोलता हूँ दिस इज और ये कुछ ऐसे आया, थोड़ा दूर रखते हैं इसको, थोड़ा दूर रखेंगे समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, और अगला ऐसे कुछ आया, और उससे अगला कुछ ऐसे आया। ठीक है, दिस इज योर, ये ठीक है, ये ऐसे आ गया, और ये कुछ आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, ये आपको पता है मैंने R1 बताया, ये R2 बताया, और ये मैंने A बताया। मुझे यहाँ से प्रूव करना है A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। इस एंगल को मैं क्या मान लूँ, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर थीटा 1, दिस इज योर थीटा 2। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं बोलूंगा ए प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 180 सिंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। बिल्कुल। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक और चीज मैं बोलूंगा क्या, कि थीटा 1 प्लस R1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, सिंस इट्स अ नॉर्मल, देयरफॉर मैं बोलूंगा थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 माइनस R1। Similarly, theta 2 is equals to 90 minus R2. We have to put this value here. So A plus 90 minus R1 plus 90 minus R2 is equals to 180. देखिएगा 90 90 180 कट जाएगा आपस में, क्या आएगा, A is equals to R1 plus R2, hence proved, जो कि हमने कर दिया है। ठीक है ना, हमने कर दिया प्रूव। बल्कि इस चीज को आप याद रखना, मैंने प्रूव कर दिया है, फिर भी आप इसको याद रखना, A is equals to R1 plus R2, क्योंकि बहुत जगह ये काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए, इनिशियली हमारी कुछ टेंडेंसी थी, मतलब हमारी मतलब इस रे की जो टेंडेंसी थी कुछ इस तरीके से जाने की थी। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से जाने की थी, बट ऐसे जा तो रही थी, बट वो इस तरफ मुड़ गई, थोड़ा सा मुड़ गई, ये डाइवर्ज हो गई। जितना डाइवर्ज हुई वो एंगल ये है, जितना डेविएट हुई वो एंगल ये है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको हमने कह दिया एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अभी एंगल ऑफ डेविएशन होता कितना है, अब सिंपल मैं आपको बताऊंगा, ये बिल्कुल आप याद कर लेना। एंगल ऑफ डेविएशन होता है आई, एंगल आई प्लस एंगल आर माइनस एंगल ए। ठीक है, और एंगल ए को मैंने क्या लिखा, एंगल ए को मैंने लिखा था R1 प्लस R2, यानी माइनस एंगल R1 माइनस एंगल R2। इस चीज को आप बिल्कुल ही बिल्कुल अपने दिमाग में बसा के रखेंगे, क्यों, उसका सिंपल सा बात है कि जब आपका क्वेश्चन होगा तो आपको बहुत सिंपल आप कर पाएंगे। ठीक है ना, डेविएशन हम इसे ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बात तो सबको क्लियर होगी, और बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब एक मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर, क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि मिनिमम डेविएशन क्या होता है, मतलब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि डेविएशन सबसे कम हम कर सकें, बिल्कुल है। तो फॉर मिनिमम डेविएशन, अब हम लिखते हैं अगला, फॉर मिनिमम डेविएशन, कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, तो आप यहां से देख लीजिए,
पहला होता है, चलिए आपको एक सेकंड रुकिए, पहला होता है एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप यहां से देखिए, एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2 होगा तो आपस में ये और ये कट जाएगा, तो सिर्फ एंगल I इक्वल टू एंगल I बच जाएगा, एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो कभी ऐसा भी दिया हो कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, तब भी मिनिमम डेविएशन है। कभी आपको दे कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे का मतलब ये वाली रे, ये वाली रे, ये वाली रे, दिस रे इनसाइड द प्रिज्म, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। तब ये हर बात हमारी मिनिमम डेविएशन के लिए बता रहा है, ठीक है। हमने मिनिमम डेविएशन देख लिया, बट कभी कभी क्या होता है, इसका ग्राफ भी दिखा दिया जाता है, उस ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये है आपका एंगल और ये आपका डेविएशन। अब ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा शार्प होता है, सॉरी। हाँ, अभी देखिएगा, कोई भी दो एंगल ऐसे हो सकते हैं, कोई भी दो एंगल ऐसे हो सकते हैं जिस पे आपका डेविएशन बराबर आए, कोई भी दो एंगल आपके ऐसे हो सकते हैं जिस पे आपका डेविएशन बराबर आए, लेकिन आपका मिनिमम डेविएशन किसी एक ही एंगल पर आएगा, ठीक है। मिनिमम डेविएशन आपका किसी एक ही एंगल पर आएगा। वेरी 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 नेसेसरी, ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है ना। तो आपका मिनिमम डेविएशन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे ज्यादा बताने की इसमें मुझे जरूरत है भी नहीं और मुझे लगती भी नहीं है। ओके, तो हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात हम करते हैं एप्लीकेशंस की। ये तो हमने बात कर ली पहले ही, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। अब फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के पर्पस के लिए सबसे पहले हमने जो एप्लीकेशन देखेंगे, सॉरी उससे पहले एक चीज रह रही है शायद, हमने स्कैटरिंग नहीं देखा अभी तक, हमने स्कैटरिंग नहीं देखा है। एक सेकंड, ठीक है, इसी पे करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब है, हम कहेंगे कि लाइट जो है वो टूट जा रही है। अगर हम बात करें, ये प्रिज्म है आपका, तो होता क्या है, अगर व्हाइट लाइट इसकी तरफ आती है कुछ इस तरीके से, व्हाइट लाइट कुछ आती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये कुछ टूट जाती है अपने सेवन कलर्स में, क्योंकि सेवन के सेवन कलर्स आप जानते होंगे। पहला है वेविक्योर, यानी पहला रेड, और सबसे नीचे आता है आपका वॉयलेट। वॉयलेट कलर ही बनाए देते हैं, ठीक है ना, वॉयलेट कलर ही बनाए देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा लाइट रखते हैं, ठीक है ना, दिख जाए कुछ अरे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर होता है वेविग्योर, पूरा वेविग्योर होता है यहाँ पे, VIVGYO एंड R, तो इस तरीके से होता है हमारा वेविग्योर। ये होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो ठीक है, ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है, बट एक बात समझ में नहीं आई कि रेड ऊपर और वॉयलेट नीचे क्यों, वॉयलेट ऊपर क्यों नहीं। ओके, तो इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक चीज पे आपकी नजर डालना चाहूंगा। वो चीज क्या है, देखिएगा कि जो हमारा लेमडा होता है, लेमडा समझते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। चलिए, वेवलेंथ, वेवलेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, बल्कि म्यू की पावर 4 होता है, बट फिर भी हम उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। हमने उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बोल दे रहे हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है, म्यू जितना ज्यादा लैम्डा उतना कम, म्यू जितना ज्यादा लैम्डा उतना कम, या फिर म्यू जितना कम लैम्डा उतना ज्यादा। बिल्कुल दोनों ही बातें बिल्कुल अपनी रेसिप्रोकल हैं, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए,
लैम्डा सबसे ज्यादा होता है रेड का और सबसे कम होता है वॉयलेट का। देयरफॉर म्यू इसका सबसे कम होगा और म्यू इसका सबसे ज्यादा होगा। म्यू का मतलब कुछ नहीं, जितना ज्यादा डेविएशन होगा, यानी डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा डेविएशन इसका होगा और सबसे कम डेविएशन इसका होगा। देयरफॉर मैंने इसको ऐसा लिखा। ठीक है। अब कई बार बोलते हैं कि एक चीज हम बोलते हैं एंगल, सॉरी, नो स्कैटर। अब नो स्कैटरिंग के लिए हम क्या करेंगे? नो स्कैटरिंग के लिए हमने एक प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म हमने ऐसा बनाया, ठीक है, और एक प्रिज्म हमने और ऐसा बनाया। चलिए इसको ही हम पहले कॉपी कर लेते हैं, सेम बिल्कुल सेम प्रिज्म लेना होता है ना, इसको हम जरा सा कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया, ऐसे ले लिया और उसको जस्ट हमने इस तरीके से घुमा दिया। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है, कुछ फर्क नहीं है ज्यादा। अब इसमें आगे देखते हैं। अब हुआ क्या इनिशियली कि ये तो आया व्हाइट कलर, इसके ऊपर आया, यहाँ तक आया, और यहाँ से ये स्कैटर होना शुरू हो गया। ये स्कैटर होना शुरू हो गया अपने 7 कलर्स में। ठीक है, स्कैटर हो गया। इसके बाद जैसी लाइट इस पे पड़ी, जैसी लाइट इस पे पड़ी, ये अपना वापस से व्हाइट कलर में अपना बन गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि कंडीशन ऑफ स्कैटरिंग के लिए हम क्या करेंगे कि दो प्रिज्म इस तरीके से लगा देंगे अपोजिट उसमें, तो जितना स्कैटरिंग ये करेगा उतना स्कैटरिंग ये काटेगा। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशंस की बात करते हैं। अब एप्लीकेशंस की बात हम कर तो रहे हैं, बट ये एप्लीकेशंस को हमें समझना है। अब उसको समझेंगे कैसे? एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जो बात है वो करेंगे। हमने एरोप्लेन देखा है, ठीक है। एरोप्लेन हमें जनरली हायर अपीयर होता है, ऊंचा दिखता है, ठीक है, एज कंपेयर टू एक्चुअल हाइट। जितनी उसकी ऊंचाई है उससे ज्यादा ऊंचा वो हमें दिखता है। क्यों? उसका रीजन ही है क्या, कि ये डेविएशन का। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। देखिए, होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे पतला है, कहीं पे, देखिए, इसका म्यू जो है वो लाइटर है, इसका म्यू जो है वो हैवियर है। अब हम देखते हैं, ये मैंने नॉर्मल बना लिया, ठीक है। अब नॉर्मली हम देखते हैं तो क्या होता है, हम कुछ इस तरीके से देखते हैं कि ये लाइट जो है हम ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, और ये लाइट जो है वो हल्का सा डेविएट हो जाती है कुछ इस तरीके से, सिंस लाइटर मीडियम है, ठीक है, डेविएट हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से क्या दिख रहा है, ये है एरोप्लेन, ठीक है, ठीक है। बट सिंस, क्योंकि वो हमारा, हम उसको सीधे ही देखेंगे, देयरफॉर हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, सॉरी, हम उसको जब सीधे ही देखेंगे तो हमारा एरोप्लेन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, और उसी लाइन में दिखेगा, उसी लाइन में दिखेगा, उसी लाइन में दिखेगा, तो हमारा एरोप्लेन जो हमें दिख रहा होगा वो ये दिखेगा। तो ये जो है वो है एक्चुअल, बट दिस इज योर एक तरीके से वर्चुअल, ठीक है ना। देयरफॉर ध्यान से देखिए, ये हाइट है, हाइट ऑफ एरोप्लेन, ये है उसकी इमेज की हाइट। तो एरोप्लेन जनरली हमें ऊपर ही दिखाई देता है एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। पहला तो हमने कर लिया, पहला था एरोप्लेन, सेकंड इज और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है कि, सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखता हूं, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, स्काई क्यों ब्लू होती है, या ब्लू हमें अपीयर क्यों होती है? देखिए, ये हमारा एक, मैं अर्थ बनाता हूँ, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर क्या होता है, अर्थ के ऊपर हमें पता है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है। अब कुछ एटमॉस्फेयर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब होता क्या है, जैसी लाइट एंटर करती है, जैसे ही लाइट एंटर करती है, हमने लाइट बनाई और ये सूरज से लाइट ऐसे एंटर करी, यहाँ पर एंटर करी, तो इस तरीके से करना चाहेगी, ठीक है।
तो हुआ क्या है, यहाँ पे तो कोई मीडियम था नहीं, बिल्कुल नहीं था, बट यहाँ पे हमारा क्या है, एक ऐसा मीडियम बन गया जो कि ये हैवियर है, तो हैवियर के पास जाएगी तो इस तरीके से हमारी लाइट कुछ रिफ्रैक्ट होंगी, और एक नहीं बहुत सारी रिफ्रैक्शंस होंगी, अब बहुत सारी अनेकों रिफ्रैक्शंस होंगी, ठीक है ना। अब अनेकों रिफ्रैक्शंस तो हो रही हैं, बट समस्या ये है कि ये अभी भी हमें समझ में नहीं आया कि लाइट ये ब्लू अपीयर क्यों हो रही है, स्काई जो है हमारा ब्लू अपीयर क्यों हो रहा है। अब देखिए, हो क्या रहा है कि लाइट जो है वो किसी दूसरे मीडियम में आ रही है जो कि अपना वेवलेंथ चेंज कर रही है, और वेवलेंथ चेंज करते करते जो वेवलेंथ है वो ब्लू कलर की वेवलेंथ पर आके रुक जा रही है। सिंपल, मतलब एवरेज वेवलेंथ हमारी जो आ रही है उसकी वजह से हमारा कलर ब्लू आ रहा है। मोर ओवर यहाँ पे स्कैटरिंग भी हो रही है, यहाँ पे अच्छे लेवल पे स्कैटरिंग भी हो रही है, जिस स्कैटरिंग की वजह से हम इसको बोल सकते हैं हाँ कि जो ब्लू कलर है वो आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा होता है अगला एप्लीकेशन इज योर रेनबो, ठीक है। अब रेनबो जो है बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है। अब ड्रॉपलेट्स जो होती हैं हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स, देखिएगा जब बारिश होती है तभी आता है रेनबो, दिस इज योर वाटर ड्रॉपलेट जो कि हम स्पेरिकल मानते हैं। अब होता क्या है इस वाटर ड्रॉपलेट में, बहुत सारी मतलब एक वाटर होता है एक तरीके से। अब वाटर जो है एक लेंस की तरह काम करता है, ये लाइट गई और ये लाइट, ये अंदर का हैवी मीडियम है तो इसके अंदर से इसने रिफ्रैक्शन करा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होके ये वापस से सेकंड बार में कुछ इस तरीके से निकल जाती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ रेनबो में, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, और यहाँ पर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन कौन सा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ठीक है। और ये जब हम देखते हैं बड़े ध्यान से तो हमें पता लगता है कि रेनबो का फॉर्मेशन जो है वो रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से हो रहा है, बट मेजॉरिटी टाइम्स ये रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ये व्हाइट लाइट अंदर गई, स्कैटरिंग हुई, स्कैटरिंग की यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई, और सेकंड टाइम फिर से स्कैटरिंग हो गई। यानी ये जो यहाँ पर है हमें सात धनुष, सात इंद्रधनुष के कलर दिखेंगे, दैट इज योर विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है ना, ठीक है। ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो है देखते हैं ट्विंकलिंग स्टार्स। अभी ट्विंकलिंग स्टार्स क्या है, देखिएगा हमारा जो ये जो अर्थ है, फॉर एग्जांपल दिस इज और अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर आएगा, दिस इज एटमॉस्फेयर सरफेस, ठीक है। और इसके भी बहुत दूर बाद स्टार्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एक स्टार बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब होता क्या है, स्टार से कई लाइट ईयर्स, स्टार बहुत लाइट ईयर्स दूर होते हैं, जैसी लाइट आई ये रिफ्रैक्ट होके अंदर गई। अब इसी रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो लाइट है कई बार बीच में बहुत सारे क्या नाम है पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से लाइट आके रुकती है, आती है, फिर से आती है, और ये लाइट हल्की सी डेविएट होते हुए हमें दिखती है। देयरफॉर ये रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है क्या नाम है कि जब इवनिंग और क्या नाम है, इवनिंग की बात करें एंड मॉर्निंग, दोनों में सन का कलर जनरली आपको रेड दिखता है, क्यों। देखिएगा मैंने आपको बताया था जब नॉर्मल ब्लू कलर का स्काई दिखता है वो होता है उसकी क्या नाम है वेवलेंथ, एवरेज वेवलेंथ की वजह से, जो कि लगभग शॉर्टर आती है, कम आती है। बट इवनिंग और मॉर्निंग में क्योंकि वो हॉरिजॉन, सन जो होता है हॉरिजॉन से नीचे होता है, देयरफॉर उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से हमें रेड कलर का अपीयरेंस आता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब कुछ इफेक्ट्स पढ़ते हैं, पहला पढ़ेंगे हम टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट जो होता है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि टिंडल इफेक्ट टकरा के स्कैटर होना,
तो लाइट वही होती है। लाइट स्कैटरिंग को हम फिजिक्स में भी टिंडल इफेक्ट ही कहते हैं, और ये टिंडल इफेक्ट ही काफी इंपॉर्टेंट है हमारे, क्या नाम है, जो पार्टिकल्स को विजिबल कराने के लिए। ठीक है ना? तो लाइट स्कैटरिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइट स्कैटरिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी टिंडल इफेक्ट की वजह से आपने कभी देखा हो कि फॉर एग्जांपल रोशनदान से आपके सनलाइट आ रही है, तो कुछ पार्टिकल्स आपको विजिबल होते हैं, वो विजिबल आपको चमक रहे होते हैं। वो पार्टिकल्स क्यों चमक रहे होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस टिंडल इफेक्ट। ठीक है, वो रेज आती हैं, इसके ऊपर टकराती हैं और इस तरीके से स्कैटर हो जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो दिस इज योर टिंडल इफेक्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहीं पे अपना ये चैप्टर समाप्त होता है, इसमें कुछ ज्यादा हमारा बचा भी नहीं है। अब अगले वीडियो में हम इसका जो लाएंगे, वो लाएंगे हम सीधा इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। और तब के लिए भाई साहब थैंक यू बोलना था आपको, तो थैंक यू बोल देते हैं कुछ इस तरीके से। बोल दिया, लो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। ओके, बाय।